आपको घर के बदले घर चाहिए। लेकिन अभी आप डरो नहीं, हम सब आपके साथ में हैं और जो कुछ घरों का मामला है, बिल्डिंग का मामला है, वो भी सुलझाएंगे। गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी रस्त्यावर अग्निशमन उतरणार कि हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। भैया अभी किधर जाने वाले आप लोग? इधर ही झोपड़ा बांध है, इधर ही क्या कोई रहेंगे। नेता वगैरह मदद के लिए आए? कोई नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी। उनका काम हो गया। बीजेपी को तो वोट दिया था, हाँ। उनका काम हो गया। अभी छोड़ दिया हम लोग को रास्ते पे। हमारे घर के लोग बीजेपी में, फिर भी आज हम रोड पे। आपने वोट दिया होगा अभी किसी? हाँ, वोट दिए, बीजेपी को वोट दी। पहले उन लोग बोले तुम लोग मेरे को वोट दो। तो क्या बोले थे? पहले बोले थे किसी का घर नहीं टूटेंगे, ये नहीं। जैसा वोटिंग खत्म, कहानी खत्म। वोटिंग खत्म, कहानी खत्म। इसके लिए होगा कि आपको ये चीजें बस सही में जानने की जरूरत है कि वसई विरार में क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं, अंदर बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं और कैसे लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कैसे दिला सकते हैं, और जो अधिकारी नहीं दिलाना चाहते वो नहीं दिलाते, जिसके वजह से वसई विरार का एक मिडिल क्लास शिकार हो रहा है। तो बलवंत कुलकर्णी सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर। अभी जो वसई विरार का एक 42 बिल्डिंग का जो मुद्दा है, जो वहाँ पे कुछ बिल्डिंगें कुछ समय पहले तोड़ी गई और जिसकी जो आज से और भी बाकी बिल्डिंगों को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक्चुअल में सबसे पहले अपने को ये जानना है कि वो जब बिल्डिंगें निर्माण हो रही थी और इनलीगल था, ये नगर पालिका के अधिकारियों को भी पता था और वहाँ पे जो सहायुक्त है लोकल डिपार्टमेंट के उनको पता था और यहाँ के कमिश्नर को पता था, प्रशासन को पता था। तो ये चीजें कहाँ से गलतियां हुई शुरू हुई जो आज यहाँ पे 7,000 से ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं? नमस्कार। याला मुख्य कारण म्हणजे हे वसई विरार महानगरपालिकाचे अधिकारी आता वास्तविक पाहता जेव्हा या बिल्डिंगी उभ्या राहिल्या, या इमारती ज्या 42 आहेत त्या एका रात्रीत तर उभ्या राहिल्या नाही, ते कमीत कमी याला 2-3 वर्ष लागली असतील। मग तेव्हा हे अधिकारी काय करत होते? वसई विरार महानगरपालिकेचे अधिकारी, वॉर्डचे अधिकारी, इंजिनियर्स हे काय करत होते? यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्यामुळेच हे झालेलं आहे। या इनलिगल ज्या अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या हे यांच्यामुळे झालेले आहेत। आणि आता जी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आली डिमॉलिश करायची म्हणून, तर हे गरीब लोकांना तुम्ही रस्त्यावर आणता, त्यांचं पुनर्वसन तरी करा। पहिलं त्यांचं पुनर्वसन करा आणि मग त्यांना नोटीस द्या आणि मग त्यांना काय ते डिमॉलिश करा। आणि पहिली वास्तविक बघायला गेलं तर कडक कारवाई झाली पाहिजे अधिकाऱ्यांवरती। वसई विरार नगरपालिकेचे पूर्वीचे जे होते IAS ऑफिसर, आयुक्त, त्यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे। वॉर्डचे जे अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। त्यांच्यावर कारवाई काय नाही, गरीब माणसं रस्त्यावर तुम्ही त्यांचं जीवन उद्ध्वस्त करता, त्यांना रस्त्यावर आणता, त्यांचं चालणार कसं? तर पहिला यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट, जेव्हा नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं जातं तेव्हा ते म्हणतात की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहे। सुप्रीम कोर्टाची म्हटलं मला समजे ना, ते बोलले कोर्टाची ऑर्डर आहे, मग ते कुठलंही कोर्ट असो हरकत नाही, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहे। मग ह्याच्या अगोदर नगरपालिकेला कोर्टाने अनेक ऑर्डर दिलेले आहेत। मग त्या आरक्षित जमिनीवरती असो दे किंवा प्रायव्हेट जमिनीवरती, कुठल्याही जमिनीवरती असो, कोर्टाने ज्या ज्या ऑर्डर दिल्या आहेत मग त्या ऑर्डरनुसार कारवाई का नाही झाली? त्या ऑर्डरनुसार ज्या आरक्षित जमिनी आहेत त्याच्यावरती जे स्ट्रक्चर उभं आहे, बांधकाम उभं आहे, मग ते वाणिज्य असो रहिवासी असो, मग ते जे उभे आहे बांधकाम, मग ते काय निष्कासित केलं नगरपालिकेने। आता 24 ला काहीतरी ऑर्डर आली सुप्रीम कोर्टाची, तुम्ही ऑर्डरच्या नुसार कामं करता। मग ह्याच्या अगोदरचे जे पेंडिंग ऑर्डर आहेत ते लिगल डिपार्टमेंट मध्ये काढा आणि मग किती ऑर्डर त्यांनी पेंडिंग ठेवले नगरपालिकेने, त्यांच्या विरोधात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाकायला पाहिजे। ऑर्डरचा अवमान केला कोर्टाचा आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई व्हायला पाहिजे। मग ती का नाही झाली? ये माझं म्हणणं है। मेरा सवाल ये था चेतन, मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल ये था कि जब ये 2007 के बाद जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, यहाँ पे नगर सेवक थे, माजी महापौर थे, मेयर्स थे, MLAs थे, सारे लोग थे। इन चीजों को कैसे, क्या लोगों को बताने में चूक हो गई कि इलीगल तरह से निर्माण हो रहा है, आप वहां पर जो भी रूम्स लेना है मत लो, या उसको रोकने के लिए यहाँ के प्रशासन ने क्या कार्यवाही की? जिसके कटघरे में यहाँ का पुलिस प्रशासन भी आता है, उसने क्या कार्यवाही की जो अतुलिंग पुलिस स्टेशन था? तो इस दायरे के अंदर ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो लोगों को ये बताने में नाकामयाब रहे कि यहाँ पे आपको घर नहीं लेना है, ये इलीगल तरह से है?
देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जनता नालासोपारा वसई विहार में रहने को आती है, वो जो आर्थिक रूप से जो होती है वो एकदम कम है, इसीलिए वो नालासोपारा वसई विहार में आती है रहने के लिए। जब कोई व्यक्ति आता है नालासोपारा में रहने के लिए, तो यहाँ के जो बिल्डर माफिया थे उस टाइम के, सीताराम गुप्ता जो नगर सेवक थे, उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को भूल तापा देकर जो है यहाँ के लोगों को जो घर बेचने लगाया। उस टाइम के जो महापौर थे, जहां तक मेरी जानकारी है, राजू जी पाटिल थे। राजू पाटिल वहाँ उस टाइम के महापौर थे, और मेरे हिसाब से आयुक्त थे गोविंद राठौड़। गोविंद राठौड़ आयुक्त थे। तो ये सब मिली भगत, जैसे हमारे काका ने बताया, उस टाइम के इंजीनियर्स है, वहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ने मिलकर जो है पैसा खाया है, और उसका जो है जो कर्म का फल है वो आज की सामान्य जनता भोग रही है। और आज के जब ये तोड़ने का नोटिस आया तो महापालिका कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जब ये आपको पता नहीं था कि जब ये आरक्षित एसटीपी प्लांट है, तब आपने बनने कैसे दिया? यहाँ पे एक आधा पतरे का घर भी बनता है, तुरंत कोई किसी कंप्लेंट पर हफ्ता वसूली करनी हो तो तुरंत जेसीबी आके तोड़ देती है। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, 41 बिल्डिंग से 42 बिल्डिंग जो भी है, उसको तोड़ने के लिए कोई किसकी निगरानी नहीं की। उस पर इंजीनियर क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या वो टाइम के? नगर सेवक ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और जहां तक मुझे पता है, जिस एरिया का नगर सेवक रहता है उसकी जवाबदारी बनती है कि यदि उसके एरिया में, वार्ड में कोई भी इलीगल बिल्डिंग डेवलप होती है या फिर कुछ होता है, तो तुरंत उसको नगर पालिका के जो वार्ड के ऑफिसर उनको इतला कराना चाहिए, सूचित कराना चाहिए, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले रहे हैं जिसको पार्लियामेंट बुला करके रातों रात उस फैसले को बदला गया है। मैं बता उदाहरण के तौर पे आपको भी पता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं आपको मुख्य उदाहरण देता हूँ, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आपको पता होगा, तो उसको लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करके आप जो कह रहे हो, तो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जब दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 5 जजेस ने मिलकर, संविधान पीठ ने जो आदेश दिया, वो रातों रात पार्लियामेंट में उन्हें अध्यादेश जारी कर जो है 8 दिनों के अंदर उन्होंने वो पलट दिया। तो ये जो है यहाँ की कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अंतिम है, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको, मोदी जी ने अध्यादेश लाके बदल दिया। उसके प्रूफ है हमारे पास, ये तो सारी जनता ने बताया है। लेकिन कहीं सरकार से ज्यादा पावर पार्लियामेंट को है। अगर रातों रात ये फैसला, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, बट उन्होंने ये पार्लियामेंट की मीटिंग बुला करके ऐसा कानून लाया जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उन्हीं के होम मिनिस्टर, बाकी के एक प्रतिपक्ष, जो 2 वोट जिसको जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये के राज्य से केंद्र सरकार को इतना पावर है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, क्या ये चीजों को रोका जा सकता है या नहीं? वही मेरा कहना है ना कि आप जो दिल्ली में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जब मिला उनको, तो रातों रात आपने जो है उनके अधिकारों को, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसको अध्यादेश लाकर जो है चेंज कर दिया। तो ये तो जब ऐसे क्रूर कृत्य है, जब पार्लियामेंट के जो सर्वोच्च सदन है हमारा, उसके माध्यम से ऐसा हो सकता है, तो ये जो गरीब जनता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, कोशिश करने से क्या नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश ही करना नहीं चाह रहे। यहाँ के जो स्थानिक आमदार है, सेंट्रल टू स्टेट उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है राज्य में, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को रास्ते पे आना पड़े। गलती तो हो चुकी है सबसे, गलती पे अब उनसे जब आमदार सवाल करेंगे तो बोलते 1.5 महीना हो गया। अरे गलती तो पहले वालों ने भी की है, हम किधर कह रहे नहीं की, उनकी गलती की, आप भी गलती तो अधिकारियों की है। उन्होंने जनता को जागरूक क्यों नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, न्यूज में क्यों इश्तिहार नहीं दी, उसको क्यों नहीं रोका, कैसे बनने दिया? इसमें कमिश्नर, पुलिस प्रशासन, नगर सेवक, ये सारे लोग इन्वॉल्व है। साफ तरह से दिखाई देता है कि इन लोगों ने मिलकर वहां के लोगों को फंसाया। फिर कुलकर्णी साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जब यहाँ पे इलेक्शन थे, जो MP इलेक्शन चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, वसई विरार के अंदर यही 42 बिल्डिंगों को लेकर के एक माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया गया था कि यहाँ के वहां पर पे जा करके कि हम आपके साथ हैं, आपके बिल्डिंगों को टूटने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, हम आपको करा के देंगे, ठीक है, जो भी है पूरा सपोर्ट दिया जाएगा और बेघर नहीं होने देंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था कि जो हमारा फ्लाईओवर जाम होता है, वही एम्बुलेंस अटकती है, रोड पे बाजी वाले, बाजार वाले जो लगाए थे, तो राजन नाइक का एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं चुन के आऊंगा, सबसे पहला यहाँ फेरी वालों को रोड से हटाऊंगा और उनकी जो जगह है, एक्चुअल में जो उनकी जगह है, जो हड़पी गई, जो की गई, उनको मैं फटाफट दिखाऊंगा। बट राजन नाइक ये दोनों चीजों से बचते हुए दिखाई दे रहे। इस पे आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, क्या होता है मालूम है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना नक्की है इस देश में, उसमें सब कुछ आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सब कुछ आ गया। हमारे देश में जिसका चलता है उसका पानी भी जलता है और जिसका चलता नहीं उसका पेट्रोल भी नहीं जलता है, ऐसी परिस्थिति है। तो उसमें सब कुछ आ गया।
अभी राजन नाईक के बारे में आप बात कहेंगे तो राजन नाईक तो अभी आया, 1.5 महीना हो गया आमदार होके, लेकिन उससे पहले कौन था? बहुजन विकास आघाड़ी था ना? विकास आघाड़ी के अभी क्षितिज अभी ठाकुर, अभी आमदार कौन थे? वो तो- क्षितिज ठाकुर थे, रुपेश यादव महापौर थे, Yes. बराबर। बाद में अपना नगर सेवक भी उनके थे। एक्चुअली हाँ? जो भ्रष्टाचार का तो- सिस्टम इनके द्वारा ही क्रिएट हाँ, किया गया, यार, उनके लोगों ने ये- क्रिएट किया, बहुजन के लोगों ये ने। मेरे ख्याल से जो बिल्डिंग है वो मेरे ख्याल से 2010 की कुछ रहेंगी, 2008 या 10 की। तो उस टाइम सत्ता किसकी थी? बहुजन उस- विकास हाँ, आघाड़ी। और प्रशासन क्या सोई थी? ये 42 बिल्डिंग क्या एक दिन में खड़ी हो गई? उन्हीं का महापौर मतलब था सोचो जब वो तुम, टाइम पे। वो उस टाइम का आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर, बोले अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, डीएमसी, बाद में असिस्टेंट कमिश्नर, इंजीनियर्स, नगर सेवक, इन लोगों ने कितना पैसा खाया होगा? जब जाहिर सी बात सोचने है। वाली बात है। सीताराम गुप्ता वो क्या अकेला है? सीताराम गुप्ता नहीं, इनका पूरा सीताराम system है। गुप्ता अकेला कैसा कर सकते हैं 40 बिल्डिंग खड़ा करने इन के लोगों लिए? ने और हाँ? ये कि यहाँ इतना होने के बावजूद भी बहुजन विकास आघाड़ी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं अभी तक जारी किया गया है, जो कि 6 महीने से ज्यादा हो गया। वो उनका प्रश्न है, उसमें हमको लेना देना बट नहीं। उनके लेकिन नगर सेवक को बहुत इतना blame तो लग श्योर रहा है कि जनता को मालूम है कि उनके जब उनकी सत्ता थी, उनका राज था, उनके राज में ये हो गया है, तो उनका फर्ज था इनको कॉन्फिडेंस में लेके गरीब आदमी को उनको वचन देना चाहिए था कि तुम्हारा पुनर्वसन हम करेंगे। अभी तक पुनर्वसन का कुछ वीवीसीएम में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। पुनर्वसन का विभाग होना चाहिए, जो भी ऐसा जो होता है तो उनके लिए सरकार खड़ी होनी चाहिए, वीवीसीएम खड़ी होनी चाहिए कि हो गया गलती, चलो तुमको दूसरी जमीन देके वहां बिल्डिंग खड़ा करके देते करके आज विश्वास देना चाहिए। तो वो उनका कोई वाली ही नहीं है, ऐसा हो गया। ये बेचारे गरीब आदमी, उनके पास पैसा कहाँ है? पैसा रहते तो वो थोड़ी यहाँ रहते, वो बम्बई में रहते थे। वो 3-4 लाख रूम में 3-4 लाख में वो रूम लिए है। उनका वाली कोई नहीं, पैसा नहीं उनके पास, उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नेता मिलता नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो आपको क्या लगता है राजन नाईक अगर 1.5 महीने से चुन के आए हैं, चुन के आते ही उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया था, हाँ। जो कि ये रॉन्ग कमिटमेंट हुआ कि 1 हफ्ते में हमने कमिश्नर को ये दे दिया है कि ग्लोबल में पानी भेज दो। हाँ। उनको एक्चुअल में ये चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए भी हर चीजों को बराबर अभी नया बात सही, किसी भी आदमी के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम करना भी अच्छा नहीं मेरे बट कमिटमेंट करना बोले तो- कमिटमेंट किया तो कभी कभी वो भी गलत है, लेकिन होता है कभी कभी आदमी का मुंह फिसल जाता है और वही फिर इश्यू होता है। लेकिन मैं उसको समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है आगे फ्यूचर में वो उनका इश्यू लेके उनको पुनर्वसन कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि उनकी सत्ता है। राज्य में भी उनके राज्य भी उनके, केंद्र में सेंट्रल भी है। उनके, तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा और आप क्या मांग करते हैं वहाँ के 42 बिल्डिंग वालों के लिए? हमारा इतना एक ही मांग है हमारी, ये सब जनता गरीब है, इनको मेरे ख्याल से कोई लोगों को तो एक वक्त खाने की मौत है। उधर जाके देखो कंडीशन क्या है, उन लोग कैसे रहते हैं, कैसे गुजर रहे उन लोग। तो मेरे ख्याल से सरकार ने सब ध्यान देना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके मीटिंग बुलाकर सब एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि आपको ये 2 या 3 साल के अंदर ऐसे ऐसे जगह पे तुमको जितना तुम्हारा एरिया उतना एरिया तुमको मिल जाएगा। ऐसा करके बात करके बैठ के उनको देना चाहिए, पुनर्वसन करना चाहिए। तो किधर भी करो, उनकी ये जरूरत नहीं कि इनको यही मांगते हैं। कहीं भी विरार में, नाला सोपारा, वैसे किधर भी कितनी जमीन है सरकार की, केंद्र शासन की बोलो, महाराष्ट्र शासन की बोलो, जिलाधिकारी के, सब कितनी जमीन है वहां जो इलीगल बांधा है, और खाली भी जमीन है, उधर दे दो उनको, बनाओ टावर 15-15 बिजनेस माले का। पर कहीं ना कहीं ज्यादातर ये चीजें देखिए, चेतन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ज्यादातर चीजें कैसा होता है, कोई भी अगर पॉलिटिकल इशू हो रहा है या किसी मिडिल क्लास को या कोई भी एक बड़े तबके को तकलीफ होता है, तो उसको एक राजनीति, अपने देश में एक राजनीति का एक वो दिया जाता है, मीडिया में उस चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ये सारी चीजें, मतलब एक लास्ट स्टेज पे जब उनका कोई नहीं होता तब इन लोगों की एंट्री होती है, चीजों को एक पब्लिसिटी क्रिएट किया जाता है। अगर ये चीजें पहले हो तो क्या ये चीजें किया नहीं जा सकता, पहले उनको सब कुछ नहीं दिया जा सकता? अभी देखो क्या होता है, मुझे सुनने में आया कि वीवीसीएम बोले तो वसई विरार महानगर पालिका, उन्होंने उनको कुछ 2 साल पहले या 1 साल पहले नोटिस दिया, ऐसा 1, 2, 3 कुछ नोटिस दिया, सुनने में ऐसा झूठ मालूम नहीं, लेकिन नोटिस तो दिया होगा, और मेरे ख्याल से कम 5-6 महीना पहले दिया होगा। तो उस वक्त इन लोग सब यूनाइट होके कोई भी अच्छा लीगल एडवाइजर बोलो, वकील के पास जाकर कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं रहेगा शायद, इसके लिए हो सकता है कि उन लोग आगे गए नहीं, लेकिन उनको नोटिस दिया है, सुनने में आया, वो दिया भी होगा ऑफिशियल लीगल, तो उन लोग तभी स्टेप लिया नहीं। लेकिन अभी हो गया सो हो गया, गलती सबकी हुई है, वैसा देखने जाएगा तो नगर पालिका की गलती है, क्योंकि वो जब बिल्डिंग बना उस टाइम तुमने डिमोलिश क्यों नहीं किया?
आए, बिल्डिंग बनी 40, बाद में आदमी रहने के लिए आए, उन लोग 10 साल से रह रहे हैं और अभी तुम नोटिस निकालते हैं कि डिमोलिश कर रहे हो और डिमोलिश करते हैं, तो ये गलत है ना। कहीं हो ना गया, कहीं वो अधिकारी जो भी थे वो भी जिम्मेदार हो। वो लोग के ऊपर क्या कार्रवाई की मांग की? वो मेरे ख्याल से एसीबी के तरफ सीबीआई और ईडी और ईओडब्ल्यू इनके ऊपर सब इकट्ठा होकर केस डालना चाहिए। ये जो नगर पालिका संबंधित किधर 2008 से लेकर अभी तक जो भी संबंधित अधिकारी, इंजीनियर्स है, वार्ड ऑफिसर है, जो भी, उनके सबके ऊपर इकट्ठा होकर इनके ऊपर केस करो। बड़े बड़े लोगों के ऊपर केस हो भी जाए ना, तो वो कैसे न कैसे ये कानूनी जाल से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े मात्रा में ब्लैक मनी होती है, फाइनेंस होता है, या कोई ना कोई चीजें वो निकल, उनके पास एडवोकेट हायर कर सकते हैं, सब चीज। जिसमें मिडिल क्लास का क्या है सर, मिडिल क्लास के लिए कैसे रास्ता तो निकले? वही तो बोलता हूँ, कहने की बात क्या है, इन लोग के पास कितना भी केस करो, पहले केस होता नहीं है और केस होगा तो इन लोग हियरिंग होकर झटके पर छूट जाते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि हियरिंग लेने वाला भी उनसे मिला हुआ रहेगा, हो सकता है शायद, तभी तो इन लोग छूट जाते हैं। इतने एविडेंस रहने के बावजूद भी इन लोग छूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले बोला ना, इस देश में क्या है, जिसका चलता है उसका पानी भी जलता है और जिसका चलता नहीं उसका पेट्रोल भी नहीं जलता है, ऐसी अवस्था है। तो हम क्या बोलेंगे, ये चलते रहेगा। भी पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे मुद्दे पर वसई विरार में लेकर के आंदोलन किया है और जिस आंदोलन का कुछ समय में रिजल्ट दिखता है, बाकी का नहीं दिखता है, तो ये एक एक्सपीरियंस, ये समय में आप राजनीति में जा रहे हो, आगे फ्यूचर देख रहे हो, तो ये चीजें, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जो अधिकारियों से आपकी मुलाकात होती है, कमिश्नर हो, सहायक, तो ये लोगों को आपको क्या एक्सपीरियंस है कि ये लोग जो आपको उम्मीद है वो उस हिसाब से काम करते हैं या नहीं करते हैं, या ये लोग भी वो बोलते हैं ना जो कलेक्शन मार्केट से आता है, ब्लैक मनी जो फेरी वालों से वसूली हो, इनलीगल डेवलपमेंट्स हो, तो इन लोगों में क्या ये लोग का लिप्त तो होना, सारी चीजें दिखाई देती है? बिल्कुल है इसके अंदर, क्योंकि क्या है ना, इससे एक ही अपने को पता चलता है कि हम कितना भी चिल्ला ले, ये जनता जब तक जागरूक नहीं होगी ना इस विषय में, तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जनता जो है, अब इनको भटकाया जा रहा है। अभी इलेक्शन की मैं बात करूं तो हाईकोर्ट का आदेश है, ये पता था बीजेपी को, इसके बावजूद आश्वासन दिया गया कि दूसरे घर की चाबी देकर गृह प्रवेश करवा कर जो है ये बिल्डिंग तोड़ेंगे करके। ये राजन नाईक जी का स्टेटमेंट है। अच्छा, कई पत्रकारों ने, आप जैसे कई पत्रकारों ने उसको उठाया भी है। कल का मैं वीडियो देख रहा हूँ, जब उनको ये प्रश्न पूछा गया तो गाड़ी में से बैठकर निकल गए और बाकी जनता ने ऐसा कहा कि हमारे आमदार यहाँ से जो है भाग गए। तो ये कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज जहाँ जो वहां पे बिल्डिंग में जो घर रह रहे हैं, वो ना सोचेंगे ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना बीजेपी वाला हूँ, ना कांग्रेस वाला हूँ, ना आम आदमी पार्टी वाला हूँ। वो ये सोचेगा कि मेरा घर कैसे बचे, और मेरा घर यदि बचता है, अगर तुमको पता है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी वो यही कोशिश करेगा कि मेरा घर किसी ना किसी प्रकार से बच जाए, क्योंकि उसकी वो मेहनत की कमाई है। मैं आप सब जनता से भी मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो है अब खुद अब महसूस करिए कि आपका घर यदि वहां पे है, आप जो है हिंदू या मुसलमान ये नहीं देखेंगे, आपकी मेहनत की जो कमाई है वो टूट रही है वहां पे, ये दुख आपको रहेगा, और गलत सही नहीं देखेंगे। आप अपना घर बचाने का कोशिश करेंगे। तो आज के बाद से आप ध्यान रखिएगा, ये नेताओं के बातों पर आप विश्वास मत करिए, आप पूरा स्टडी करिए। वो कर लेंगे ना, बाद में उनको बोलेंगे भाई हमारा धर्म खतरे में है, हमको धर्म बचाना है और हमको वोट दे दो। कोई भी नेता अगर आपको कहता है कि यदि उसका धर्म खतरे में है या कुछ भी खतरे में है, तो समझ जाना चाहिए आपको कि उसकी कुर्सी खतरे में है। धर्म कभी खतरे में नहीं है। सनातन धर्म जो है हजारों कई वर्षों, अरबों वर्षों से जो है भारत भूमि में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ये आप पहले समझ लीजिए। पर वो जो धर्म का नारा दिया गया उसके बदले में भी अगर देखा जाए तो इसका एक सोल्यूशन एक ही है कि लोगों को जो है शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित यदि लोग नहीं होंगे, जो समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, लोग शिक्षित कहाँ होना पड़ेगा? जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, सर आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, जिस स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा, वहाँ के जो भी फंड्स आ रहे हैं उस फंड में झोल किया जा रहा, स्कैम किया जा रहा, और प्राइवेट स्कूलों को देश के अंदर बढ़ाया जा रहा। 2.5 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे। उनका ड्रेस उनसे लेना है, बुक्स उनसे लेना है, फीस मनमानी ली जा रही, बस का अलग अलग, मतलब मनमानी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लूट हो रही है। सरकार बीजेपी की है, केंद्र में और राज्य में कोई भी ऐसा वो नहीं आ रहा कि जिससे मिडिल क्लास को कुछ राहत दिया जा सके। आपको क्या लगता है? हे बघा, आता मी सांगतो, स्वच्छ, स्पष्ट, शुद्ध, खणखणीत हे जे चाललंय ना, याच्या बाबतीत जर अगर मतलब खोलात जर विचार केला ना, तर सर्वस्वी जबाबदार हा मतदार आहे। जसं कर्म तसं फळ, कळलं का? जनतेला माहित नाही की आपण स्वतः मालक आहोत। जनता काय काय, मी सगळ्यांना मेजॉरिटी जनता बहुतेक करून 500 रुपये वोटिंगसाठी, टप्पा मारण्यासाठी, 1 महिना दारू, 1 महिना बिर्याणी, हीच त्यांची लायकी म्हणून बघताय सगळे। भोगाला कोण नेते नाहीत। तुम्हाला कुठला एक उमेदवार उभा राहिला
तो तुम्हाला कसं आहे माहित नाही. आपण व्होट दिलं 5 वर्षानं समजतं 5 वर्षामध्ये त्यांनी काय काय केलं, किती जमिनी हडप केल्या, किती लुटलं, किती हत्या केल्यानी, किती काय काय केलं ते सगळं माहिती असून सुद्धा परत तो मतदार त्यालाच वोट करतो. तो गुंड तो उमेदवार नाही, गुंड जनता. मी तर म्हणे माझं पर्सनल वैयक्तिक मत आहे. यस करेक्ट. मी जर त्याच उमेदवाराला निवडून दिलं म्हणजे वोटिंग केलं तर मी जबाबदार, मी गुंड. कळलं का? हे जे भोग भोगतायत ना जनता, हे त्यांच्या कर्माची फळं आहेत. हे बघा लॉ ऑफ नेचर कसं आहे. लॉ ऑफ नेचर सांगतो तुम्हाला. ऍक्शन आहेत की रिॲक्शन आहे. कळलं का? ऍक्शन आहेत की रिॲक्शन आहे. तुम्ही एक बॉल जर भिंतीवर मारला तो काय चिपटून राहणार नाही, तुमच्या हातात येणार. तुम्ही त्याचप्रमाणे तुम्ही 500 रुपये बिर्याणी दारू पिऊन वोट केलं तर तुम्हाला ते भोग भोगायला पाहिजे. 5 वर्ष मग शंका करायचं नाही. रस्ते भरले, गटारं भरली, खड्डे पडले, शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ, हॉस्पिटल नाही आहेत. हा, ते त्याला जबाबदार तुम्हीच आहात. जनता, मतदार ज्यांनी मतदान केलं ना, भोगायचं मग, रडायचं नाही. मग या उमेदवाराने असं केलं आणि हे तसं ते चालत नाही. ते चेतन, किती आपको क्या लगता है ये टॉपिक पे जो मैंने अभी सर से पूछा? आज ही वेळ गेलेली नाही आहे. मी तुमच्या माध्यमातून सर्व वसईविरातील जनतेला विनंती करू इच्छितो, येणाऱ्या काळात तुम्ही लक्षात ठेवा, जो आपला उमेदवार असेल, जो तुमचा लोकप्रतिनिधी असेल, तो काय काय कामं केले. जनता काकांनी म्हटल्याप्रमाणे जनता काही मूर्ख नाही, जनता अत्यंत हुशार आहे आणि जनता ही मालक आहे. मालक आहे. जनता ही मालक असून सुद्धा जर तुम्ही असे प्रकार करत असतील, हे अत्यंत चुकीचं आहे. तुम्हाला विचार करायला पाहिजे की तुमच्यासाठी कोण झटतो, तुमच्यासाठी रस्त्यावर कोण उतरतो. तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, प्रांताचा कोणताही असो, पण तो तुमच्या अडीअडचणीच्या काळात तुमच्या सोबत असतो, त्याला निवडून दिला पाहिजे. मग तो कोणताही पक्षाचा असो. जर तुम्हाला नाही वाटत असेल की तो कोणत्याही पक्षाला, तर तुम्ही नोटाला मतदान करू शकता ना. ते सुद्धा तुम्ही करत नाही. नोटाला करा मतदान. नोटाला करा मतदान. आम्ही विषय काढला म्हणून 1 मिनिट. मी एका म्हणजे ग्रुपला विचारलं की आपण जनता दरवर्षी त्या उमेदवाराला निवडून देतो, तो काय प्रगती करत नाही, विकास करत नाही, जनतेचं भलं करत नाही, शिक्षणाकडे त्याचं लक्ष नसतं, कुठे लक्ष नसतं, तरी पण निवडून देतो. तर आपण असं करू, एक टर्मला आपण सगळ्यांनी मिळून नोटाला करूया. तर त्यांचं म्हणणं काय, नोटाला मत फुकट जाईल. अरे मत फुकट जाईल म्हणण्यापेक्षा तुम्ही 5-5 वर्ष निवडून देता, ते फुकट जाते तुमचं मत. और देश के अंदर हर किसी का माइंडसेट एक अलग होता है. मग ते पण सांगतो काय, मेजॉरिटी जनतेच्या डोक्यात काय आहे, जो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, जो फायदा हो रहा है वो ले रहे. कुछ लोगों को बोलते हैं वो खुद का हक क्या है, टैक्स का क्या मिलना चाहिए, उसका नॉलेज नहीं है, वो धर्म के नाम पे जाता है, वोट दे के आता है. तो अलग अलग माइंडसेट आहे ना. मग भोगायला तयार राहायचं, रडायचं नाही. भोगायला तयार राहायचं. आता तसं बघायला प्रत्येक जनतेला माहिती आहे मी चूक केली म्हणून मी भोगतोय. मला माहिती मी चूक केली म्हणून भोगतोय आणि मी शंका करतो. पाणी नाही, लाईट नाही, रस्त्यावर खड्डे, गटारं तुंबली, शिक्षणाचं. अरे मी काय केलं पाहिजे, आत्मचिंतन. प्रत्येक मतदाराने आत्मचिंतन करायला पाहिजे की स्वतः किती चूक केली. ही चूक नेत्याने केली नाही आहे, जनतेने केलेली आहे. ज्यांनी निवडून दिलंय माहिती असून पण म्हणायचं नाही. 5 वर्ष बघा, परत वेळ गेली नाही, 5 वर्षानंतर परत तेच करणार. म्हणजे सायकल चालूच राहते. ही सायकल चालूच राहते. जनता भोगत राहते, चुका करत राहते और नेते लोग गब्बर होता है. हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे और बड़े लेवल पे वसई विरार में समाज सेवा करते हैं और आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं. आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्हें देखा होगा और सुना होगा. ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप अपने हक के प्रति जागरूक हो और सतर्क रहें. और वसई विरार के अंदर जो भी बहुत सारे अधिकारी हैं, हर एक अधिकारी इलीगल निर्माण, इलीगल डेवलपमेंट, गलत तरह से टेंडर पास कर